हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे चैनल का आनंद ले रहे होंगे। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर आपको अपने चैनल पे काफी हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहो और इसी तरीके से अपने फिजिक्स और साइंस और मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहो हमारे चैनल से। और अभी तक आप चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहो। तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। पार्ट 1 आ चुका था क्लास 9 का। 2-3 दिन थोड़ा लेट हो गया, तो उसके लिए बेटा कोई बात नहीं। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो आते रहे, लेकिन क्लास 9 का वीडियो नहीं आ पाता, तो उसके लिए बेटा सॉरी। लेकिन मैं इस 9th का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का जो टॉपिक आज ग्रेविटेशन का है, जो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था, उसी तरीके से मैं इस टॉपिक में आप लोगों को पूरे जितने टॉपिक से ये सारे क्लियर करने वाला हूँ और ग्रेजुएशन का आज यही एंडिंग करने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद वर्क इन एंड पावर आएगा जो फिजिक्स का लास्ट लेसन होगा। तो कोशिश करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक आने वाली है, पहला है मास एंड ऑब्जेक्ट। मास और वेट होता क्या है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या होगा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर किसी फ्लूइड्स पे लगता है तब उसका नाम क्या हो जाता है, बॉयंसी जैसा कॉन्सेप्ट क्या होता है, बॉयंट फोर्स क्या होता है, और साथ साथ आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो वेरी इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं इस चैप्टर का, और उसका रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इन सारे टर्म्स को हम यहाँ पे सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आता है बेटा, आज की टॉपिक है मास। तो ये मास होता क्या है? तो एक माइंड में आता है यार मास के बारे में एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है, तो लोग कह देंगे मास में वेट, वेट मीन मास, कुछ समझ ही नहीं पाते, कुछ क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो मास क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिए। मास के बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना कह सकते हो, कोई भी मैटर कितने कह सकते हो कितने भी ऑब्जेक्ट को कितना कंटेन कर रहा है, वही उसका मास होता है। मास क्या होता है? किसी भी मैटर का जो जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट कंटेन करता है वही उसका क्या होता है, मास। तो मास क्या होता है बोला मैंने आप लोग को, द ऑब्जेक्ट कंटेन बाई एनी मैटर, कंटेन बाई एनी मैटर इज कॉल्ड इट्स मास। क्या कहलाता है बेटा? मास। तो इसकी यूनिट क्या होती है मास की? केजी होती है। मास की यूनिट क्या होती है बेटा? केजी। अब सीधी सी बात है, कोई मैटर कितना कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मैटर कंटेन कर रहा है वही उसका मास है। ऐसे बोल सकते हो यार, ये बोल सकते हो द मैटर कंटेन बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। ये ज्यादा बेटर पड़ेगा, द मैटर कंटेन बाय एनी ऑब्जेक्ट, ये बोल दो, द मैटर कंटेन बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। क्लियर? इसका मास कहलाता है। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। मास के बारे में सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट यह है कि मास कभी भी चेंज नहीं होता। अच्छा बेटा बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना मैटर कंटेन किया है वो क्या बदल जाएगा क्या? वो मैटर तो बदलेगा नहीं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, मास कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो नोट में क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या होता है बेटा? हमेशा कांस्टेंट होता है और ये कभी भी चेंज नहीं होता है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है वेट। वेट के बारे में बात करते हैं। वेट के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है? वेट क्या होता है बेटा? देखो, वेट के बारे में 2-3 डिफिनेशन है, आपको जो अच्छा लगे वही करना है। कुछ डिफिनेशन ये कहते हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। कुछ लोग ये कहते हैं कि वेट क्या होता है, जिस फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है वही उसका वेट होता है। द फोर्स विच आर एक्सर्टेड बाय द एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। ठीक है? द फोर्स माने क्या? ऐसा फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है ग्रेविटी के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं? वेट। द फोर्स क्या बोलेंगे? द फोर्स विच इज exerted by any object due to gravity is known as वेट। तो ग्रेविटी के द्वारा सबसे बेस्ट, क्योंकि बेटा ग्रेविटी पे डिपेंड होता है, इसलिए ग्रेविटी बदलेगी तो वेट भी बदलेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता है, बिकॉज इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन द ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये क्या होता है, ये चेंज होता आता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है। ये एक फोर्स है, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की क्या होती है? यूनिट न्यूटन। इसकी बेटा एक डिफिनेशन क्या लिखे कि
अब इसे बोल सकते हो कि सुन लो, लिखने क्या जरूरत है कि मैंने क्या बोला, जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ करती है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम वेट बोलते हैं। तो मास एंड वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ, अब हम बात करेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी मून पे ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा। तो बेटा अगर अर्थ पे क्या होगा, तो ये हम लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, क्या टॉपिक है, वेट ऑफ वेट ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो बेटा ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आगे देखते रहिए क्या करना है इसमें। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून में कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत ही अच्छा टॉपिक आने वाला है। क्या होने, जैसे मान लीजिए अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और बेटा ये मान लो मेरा मून है, मून है। तो अर्थ का मास मान लो मास ऑफ अर्थ एम ई है, और मून का जो मास है मास ऑफ एम है, मतलब मास ऑफ मून एम। अब अर्थ का जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, रेडियस जो है अर्थ का, उसको रिप्रेजेंट किया मैंने आर ई, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। और इसका जो रेडियस किया मैंने, तो इसका जो रेडियस है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया आर एम, यानी रेडियस ऑफ मून। अब अगर बात करें, अब एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास यहां पे m है, और इस ऑब्जेक्ट है, इसका मास यहां पे भी क्या है, m है। तो मास तो वही है, लेकिन वेट क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि हमको क्या बात करना है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो मास बेटा दोनों का, ऑब्जेक्ट का मून पे भी अर्थ पे भी तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मैंने बोला है कि मास क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो बेटा देखो कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बेटा हम लोग, ये फोर्स होता है वेट, हम लोग जानते हैं। तो न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, उसी का यूज करेंगे। और बेटा एक कॉन्सेप्ट जान लो तुम लोग, एक और जान लो कि जो अर्थ का मास होता है वो 100 गुना बड़ा होता है मून के मास से। ये एकदम बोल सकते हैं कितना होता है, क्या बोलेंगे, मास ऑफ अर्थ जो है वो 100 टाइम्स बड़ा है किससे, मास ऑफ मून से। यानी कब क्या बोलोगे, जो मून का मास है वो 100 गुना छोटा है किसके, अर्थ के मास से। तो उसी तरीके से अगर रेडियस ऑफ अर्थ बात करते हैं, तो वो क्या है, इस मून के क्या सकते हैं, रेडियस से 4 गुना बड़ा है, यानी 4 टाइम्स रेडियस, 4 टाइम्स 4 टाइम रेडियस ऑफ मास मून होगा ना बेटा, एम। ये दो चीज की पॉइंट याद रखना, यही की पॉइंट इस पूरे डेरिवेशन का है। ये क्या है, इसका की पॉइंट है। बहुत अच्छा डेरिवेशन बेटा, एक ट्रिक बता, बहुत चुटकी में लगाओगे, ऐसा ट्रिक मजा आएगा, क्योंकि बुक में बस सीधे सबकी मास, अर्थ का मास याद करो, मून का मास याद करो, रेडियस अर्थ का याद करो, मून का रेडियस याद करो, भैया ये तो आप ऐड कर लोगे, लेकिन एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में दिक्कत करता है, एग्जाम में एक भी पावर गड़बड़ाया ना, काम खत्म। तो उस सबसे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, हमें उसकी अप्रॉक्स वैल्यू या उसकी वैल्यू हमको पता है। तो बेटा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मास ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है वो 100 गुना बड़ा है मास ऑफ मून से, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो भी 4 गुना बड़ा है किससे, रेडियस ऑफ मून से, भाई बड़ा रहेगा। तो बाई, अब यहां थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा जगह लेने वाला हूं, यहां से बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बताने वाले हैं, क्या बताऊंगा, बाई न्यूटन यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, F इक्वल टू, यानी फोर्स ऑन अर्थ इक्वल टू क्या होगा बेटा, G m1 m2 बाय r स्क्वायर। m1 हो गया मास ऑफ अर्थ, m2 हो गया यानी मास ऑब्जेक्ट, m हो गया बाय r स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। अच्छा बेटा अगर मैं फोर्स ऑन मून निकालूंगा तब क्या होगा बेटा, इसको बोलेंगे आप लोग क्या, G मास होगा मून का और एक ऑब्जेक्ट होगा मास का, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ है तो यहाँ रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर होगा। यहां तक तो क्लियर है सभी का, देख लो बेटा, G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो जी एम हो गया इसका मास ऑफ अर्थ, तो यहाँ मास ऑफ मून हो गया। वो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एम है, वो यहाँ पे भी वही एम होगा, वहां पे भी एम होगा, दोनों जगह तो एम ही है। और रेडियस ऑफ अर्थ का आर ही लिख दिया, रेडियस ऑफ मून का आर लिख दिया। अब बेटा मैंने निकालना है कि वेट ऑफ मून, तो फोर्स ही मून है। तो अब जैसे बेटा अगर मैं कह दूं वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ, तो कैसे निकालोगे बेटा, वेट ऑफ मून दैट मींस यही वेट ऑफ मून है, जिसी को वेट ऑफ मून बोलेंगे और इसी को बोलेंगे वेट ऑफ अर्थ भी बोलेंगे। तो वेट ऑफ मून की वैल्यू कितनी है, जी एम एम फिर स्मॉल एम बाई कितना है बेटा, आर एम का स्क्वायर अपॉन वेट ऑफ अर्थ कितना है बेटा, जी एम ई एम
बाई क्या होगा बेटा, आर ई का स्क्वायर। तो यहां बताओ जी से जी कैंसिल, एम से एम कैंसिल। अब बताओ बेटा क्या होगा, देखो ध्यान से, एम एम बाई आर एम का स्क्वायर इंटू बेटा उसको ले जाएंगे तो क्या होगा, आर ई का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, एम ई। क्लियर हो गया बेटा, कैंसिल आउट कर लिए। अब बेटा एम एम इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है बेटा, 4 टाइम रेडियस ऑफ मून है, तो 4 टाइम रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर कर दिया मैंने, अपॉन आर एम का स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ क्या है, 100 गुना बड़ा है इसके मास ऑफ मून के। ये समझ में स्टेप कैसे किया, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह मैंने 4 आर एम लिखा, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून से है। उस तरीके से मास ऑफ जो मून है वो 100 गुना है छोटा किससे, मास ऑफ अर्थ से, तो मास ऑफ अर्थ की जगह 100 गुना बड़ा लिख दिया मैंने मास ऑफ मून का। तो यहां से एम कैंसिल हो गया, तो इसको क्या होगा, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इक्वल टू बेटा, यहां 4 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 16 आर एम का स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां होगा आर एम का स्क्वायर इंटू 100 हो गया। तो यहां आर एम का स्क्वायर कैंसिल, यहां आ जाएगा 16 बाई 100 और देख लें 0.16 समथिंग आएगा। दैट मींस इसको हम कर सकते हैं 1/6, डब्ल्यू एम बाई डब्ल्यू ई इक्वल टू 1/6। तो बता देंगे डब्ल्यू ऑफ एम इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ अर्थ। कितना अच्छे से प्रूव कर दिया मैंने। सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट, पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब आपके टॉपिक सामने आ रहे हैं, वेट ऑफ कर सकते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑन मून हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे थ्रस्ट के बारे में। थ्रस्ट क्या होता है बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। अभी तक थ्रस्ट बताएं तो थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, तो मतलब तो आगे आ जाते हैं, प्रेशर बताना है शुरू, क्योंकि थ्रस्ट एंड प्रेशर एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर एक साथ दिया है, तो मैं थ्रस्ट के साथ साथ आपको मैं प्रेशर भी सिखाना चाहता हूं। अच्छा बेटा, अभी तक आप छोटे बच्चे थे, जब क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते थे तो आप लोगों को कहा जाता था प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये पढ़ के आते थे ना। प्रेशर इक्वल टू क्या बोलते थे आप लोग, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यानी जब भी किसी फोर्स को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा है, किसी पार्टिकुलर एरिया में लगा रहे हैं, तो जैसे कोई पार्टिकुलर, जैसे बेटा हम कर रहे हैं इस तरीके से, अब जैसे ये फोर्स है, कर सकते हो, ये धक्का देना फोर्स है, लेकिन किसी एक प्लेस पे प्रेस करना वो क्या है, प्रेशर है। मतलब प्रेशर मतलब कह सकते किसी पार्टिकुलर इस एरिया पे मैंने टोटल फोर्स लगा दिया है, तो इसलिए फोर्स अपॉन एरिया को मैंने प्रेशर बोला। लेकिन अब इस फोर्स का एक नाम और है जो आप क्लास 9th में जानते रहिए, जब हम प्रेशर के कॉन्सेप्ट में बोलेंगे उस नाम में इस प्रेशर का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, इस प्रेशर का फॉर्मूला बदल के हो जाएगा प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या हो जाएगा बेटा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब बोलोगे सर ये बताइए, हम क्लास 6, 7, 8 में पढ़ के आए हैं फोर्स अपॉन एरिया, अब आप यहां 9th में आ रहे हैं तो प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया बोलोगे ना भाई, तो रुको 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 जरा 2 मिनट। मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर थ्रस्ट की बात करूं, थ्रस्ट भी एक फोर्स है। अब वो कौन सा फोर्स है भाई, किसको हम बोलेंगे थ्रस्ट, किसको फोर्स बोलेंगे, अब बात आती है, यहां पे मसला फंसता है। देखो बेटा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एकदम दिमाग बैठ जाएगा, बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसमें लिखा नहीं है, उसमें ध्यान सुन लो, सुन के लिखते चलो ना, उसके साथ बोलते जा रहे हैं, एक बार देख लो वीडियो, उसका क्या कोई तरीका क्या है बताने का। देखो एक बार आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखते हो तो लिखते रहते हो, उससे कुछ समझ नहीं आएगा, उस समय समझ में आएगा फिर भूल जाओगे। जब सर वीडियो बनाए तो उसमें बस रफ पे बस पेन लिखो, जो शॉर्ट्स बन रहा है वो लिखते चलो, सुन के अपने बिना देख लिखो। अब क्या लिखो, अब जब सुन के अच्छे से देख लिए समझ गए, उसके वीडियो पॉज करो, लिखना, वीडियो चल रहा है लिखते चलो, अपने मन सोचते चलो क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, लिखते चलो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कभी नहीं भूलोगे। तो इसलिए ये ऑनलाइन का फायदा है, तो दोबारा हम लिखो, आप कई बार देख के लिख सकते हो, यही फायदा है ऑनलाइन का, जितनी बार देखो उतनी बार आप कहीं भूला, बार बार देख के वीडियो बनाओ, वीडियो देखो और अपना तैयार करो। तो चलो मैं बताता हूं, मैं बताने वाला था कि थ्रस्ट क्या होता है भाई। थ्रस्ट के बारे में एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे आप बोलते हो कि एक फोर्स है ना, तो फोर्स बोलते हैं पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज नोन एज फोर्स, यही बोलते हैं ना, किसी बॉडी को पुश या पुल करना फोर्स कहलाता है। किसी बॉडी को पुश और पुल कर रहे हैं वो भी किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, कि हमें इसी डायरेक्शन में पुश या पुल करना है। तो मैंने क्या बोला कि जब किसी बॉडी पर फोर्स किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाए तो उस समय उस फोर्स का नाम क्या हो जाता है भाई, थ्रस्ट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, थ्रस्ट के बारे में क्या बोलोगे, whenever any body applied a force in a particular direction then this force is known as thrust। क्लियर, मैंने क्या बोला कि जैसे बेटा ये ऑब्जेक्ट है, हमको बस इसी डायरेक्शन में लगाना है फोर्स,
तो इस समय इस फोर्स का जो नाम है वो चेंज होके क्या नाम हो जाएगा बेटा? थ्रस्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो मैंने क्या बोला? व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स इन ए particular direction, then this force is said to be thrust. तब ये फोर्स क्या कहलाता है बेटा? थ्रस्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट? भाई वन शॉट वीडियो है, तुम देख के दम मजा आ जाएगा भाई। क्लास में जाओगे तुम कहोगे भाई मैं सही हो गया। और बेटा एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को, मैं अभी जैसे बात आ गया तो मैं बता देता हूं आपको एक चीज और। आप सभी एक चीज से बचना भाई। कभी कभी ऐसा होता है कुछ टीचर्स मिलते हैं आपको बताएंगे ये अपने टीचर से पूछ लेना, ये अपने टीचर से पूछ के बताना, ये बता पाएंगे कि नहीं। तब उस समय आप मोहरा मत बनना, क्योंकि आपका इस ऐसे टीचर से बचना बेटा आप लोग को कि जो इस तरीके से बोलते हैं कि ये क्वेश्चन में सर को बता के आओ, लगा लेते हैं कि नहीं, देखा नहीं लगा पाएंगे। तो ये चीज जो बोल रहा है भाई ना बहुत ही गलत बोल रहा है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट जो करने से ना बच्चे बीच के मोहरे बनते हैं और उन्हें कुछ आता नहीं है, वो बस मोहरा बने रहेंगे। उनको इतने मजा आएगा कि इनको दिया मैंने क्वेश्चन नहीं लगा पाया। अरे भाई तुमने दिया कि तुम्हारे सर ने दिया, जिसने बड़ा अब वही चीज वो दे दे तुम नहीं लगा पाते, तुम क्या बोलोगे? नहीं बोल पाओगे ना। तो इस चीज से बचना बेटा। संस्कार सीखना, शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी होता है। तो गुरु चाहे जो हो, चाहे वो आपका गुरु हो, चाहे वो किसी और पढ़ाने वाला गुरु हो, चाहे जिसका गुरु हो, आप सभी का सम्मान करना, कभी भी उनका अपमान मत करना। क्योंकि वही चीज होता है कि लाइफ में एक होता है ना कि अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट। मैंने यही सोचा, मेरे पिताजी ने यही सिखाया कि आपके गुरु जो है वो सब कुछ है। उनको आप कोई किसी को कोई भी गुरु आपको, चाहे स्कूल के हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे जहां के हो, जो आपको टीच कर रहा है उनका रिस्पेक्ट करना, और साथ साथ अपने बड़ों का, अपने माता पिता का। क्योंकि यार एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नौकरी पाना ही, क्योंकि एजुकेशन मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं, आपके अंदर संस्कार का डेवलपमेंट होना, कि जो आपकी मोरल ड्यूटी है वो आनी चाहिए। पता चला आप पढ़ रहे हो, टॉपर बन रहे हो, माता पिता को गाली दे रहे हो, माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे हो, तो ये चीज बैड मैनर है। तो इन सब चीज से बचने के लिए क्या करना है? हमें संस्कार सीखना। तो मैं सभी टीचर से ये उम्मीद करता हूं कि वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये संस्कार भरे, और खास तौर पे ये जो जलन का भावना है, ईर्ष्या का भावना है कि उस टीचर से ये क्वेश्चन कर दो तो ये क्वेश्चन बता देगा। अरे भाई अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मैंने इतनी स्टडी किया, इतने करने के बाद मेरा सिर्फ 2% IQ है, मैंने उतने ही स्टडी किया है। भाई जो वो बंदा इतना महान आदमी होता है सिर्फ 2% स्टडी किया है, आप क्या कर रहे हो भाई? आपने तो उसका पॉइंट में भी नहीं होगा, माइनस में होगे। तब अपना खुद। विवेकानंद जी ने क्या बोला था? मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत मेरे समझ आइडल है। विवेकानंद जी ने कहा था कि जो कि बहुत अच्छे, सब लोग जानते हैं कि काफी अच्छा उनका नॉलेज था। उन्होंने क्या बोला था? उनसे जब पूछा कि आपने कितना शिक्षा ग्रहण की, ऐसे कोई पूछ लेता गांव में या कोई कोई मिल गया कह देगा कि भाई कितना पढ़े हो, तो उन्होंने बस एक सी शब्द किया कि मैं इस ज्ञान रूपी सागर में, मैंने क्या बोला? इस ज्ञान रूपी सागर में जो एक रेत के किनारे, जो सागर होता है ना, समुद्र, ओशियन, उसके किनारे एक रेत पड़ा है, उस रेत पे उस जो रेत पड़ा ना उसका एक कण, उतना ज्ञान अर्जित किया हूं। सोच लो, वो इतने बड़े महान कर सकते हैं व्यक्ति, उन्होंने कहा कि मैंने इस ज्ञान रूपी संसार में सिर्फ उस रेत के कण इतना ज्ञान अर्जित किया। और आप 2 क्वेश्चन सीख लेते हो और कहते हो सर का बताओ, ये सर क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है। भाई सर के बीच का बना बनो, ऐसे टीचर से दूर रहो कि जो कह रहे हैं कि तुम ये सर लगा पाओगे कि नहीं। मैंने मेरी आज एक लोगों से मुलाकात हुआ, वो लड़का आपस में बात कर रहा था कि ये सर, मेरे सर बोले ये सर तुम्हारे सर लगा लेंगे तो ये हो जाएगा। अरे यार तुम लोग को, तुम बीच के हो, तुम बीच के मोहरे बन रहे हो। तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें आगे बढ़ना है, ये कंट्रोवर्सी नहीं करना है। किस नजर से मिलोगे सर से? और एक चीज और, स्टूडेंट्स बेटा आप लोग ये कोशिश किया करो कि हम टीचर से मिलने जा रहे हैं तो टीचर से कुछ सीख के आएंगे, ये डेफिनेटली। और हर एक टीचर से सीखो, क्योंकि आपके लिए कोई बंटवारा नहीं है कि आप उनसे नहीं बात करो। हम सब टीचर मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं, आप बीच में मोहरे बन जाते हो, तो इसलिए इन चीजों से दूर रहो। चलो वीडियो बहुत ज्यादा काफी लंबा होता जा रहा है, टॉपिक्स पे आते हैं। ऐसी बात आ गई तो मैं बता दिया आप लोगों को। अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या थॉट्स है, मेरी थॉट अच्छी लगी कि बुरी। ठीक है, आगे चलते हम लोग प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे कि प्रेशर में थ्रस्ट क्या बोला? जब भी किसी बॉडी पे फोर्स किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाता है तो उसका नाम होता है थ्रस्ट, यही बोलते हैं ना। तो अब आगे बात करते हैं प्रेशर क्या होता है। थ्रस्ट अपॉन एरिया, क्योंकि अभी तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाता है। अब इसकी यूनिट देखा जाए
तो प्रेशर की यूनिट देखा जाएगा तो प्रेशर इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो बस हो गया भाई, प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई। तो अब देखो बेटा ध्यान से, अब इसको शॉर्ट में एक साइंटिस्ट आए थे पास्कल, तो इसकी एक यूनिट होती है एसआई। क्या होती है एसआई यूनिट, पास्कल। पास्कल का सिंबल होता है पीए, हो गया हमारा पीए। ऐसा नहीं, याद कर लेने का तरीका बताया आपको, पीए नहीं होता पर्सनल असिस्टेंट, मैंने वही बताया, ठीक है, पीए। ठीक है, अब आगे हो गया बेटा, प्रेशर हो गया। प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड बायोंसी के बारे में कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। जैसे बेटा देखो, मैं आपको बताता हूं, अगला टॉपिक है आपका बायोंसी। क्या है, BUOYANCY, बायोंसी क्या होता है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, ठीक है। बायोंसी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मैंने ये बोला कि जब भी किसी बॉडी पे, जैसे बेटा कोई फ्लूइड है, ठीक है, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स, तो अब जैसे बेटा किसी फ्लूइड्स पे आप किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहा, अब जैसे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया भाई, अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने इंसर्ट किया, ठीक है। अब इंसर्ट को इसमें जब मैंने डीप किया, इमर्स किया, तब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा भाई, इस पे लगाना चाहेगा, लगाएगा, फ्लूइड्स पे लगेगा। इस फोर्स का नाम है थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। अच्छा भाई, तुमने इस पे फोर्स लगाया तो भाई वो बैठने वाला है, ये लिक्विड भी फोर्स लगाएगा, न्यूटन से ठंडा, जितना फोर्स लगाते हैं उतना वो समय लगता है, तो ये ऊपर डायरेक्शन फोर्स लगाया, तो कलर चेंज कर रहा हूं, ये ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, चलो भैया। तो ये जो ऊपर लगाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, अप थ्रस्ट। क्या नाम हो जाएगा भाई, अप थ्रस्ट। इसी अप थ्रस्ट को हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं बॉयंसी। वेन, अब इंग्लिश में कैसे बोलोगे भाई, इतना पहाड़ याद करना है, कैसे याद करेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे बोर्ड में या एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे, सर ने बताया डुबो दिया, कैसे कैसे लिखोगे भाई, कॉमन सेंस लगाना है। क्या लगाना है आपको, कॉमन सेंस, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स किया जाता है या डुबोया जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लिक्विड द्वारा लगाया जाता है, उस फोर्स का नाम अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स है। क्लियर, मैंने क्या बोला कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट immersed in a fluid, then the force exerted by an object, the force exerted by liquid बोलोगे, the force exerted by fluid on an object is known as upthrust। क्या कहलाता है बेटा, upthrust or buoyant force, and this phenomena is known as buoyancy। क्लियर कॉन्सेप्ट buoyancy का, क्लियर था। अब नहीं बोलोगे ना buoyancy का, थ्रस्ट क्या बोलोगे, जो ऑब्जेक्ट लगा रहा है फोर्स। अब इसमें कुछ की पॉइंट नोट कर लो, बहुत मजेदार की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है, बड़ा गजब की पॉइंट है। अब तुम्हारे पास तीन केस होंगे। एक केस होगा कि ऊपर वाला ज्यादा है भाई, नीचे वाला फोर्स कम लग रहा है, यानी थ्रस्ट जो है वो ज्यादा है, अप थ्रस्ट। अब बताओ तुम लोग, कॉमन सेंस लगाओ, अब ऊपर लोड ज्यादा है, नीचे से फोर्स कम लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, डूब जाएगा ना, डूबेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, सिंक, डूब जाएगा। अब देखो दूसरा केस क्या होगा, अब इसका अपोजिट होगा। अगर थ्रस्ट कम हो गया अब थ्रस्ट से, अब बताओ, नीचे से ज्यादा फोर्स लग रहा है, ऊपर वैसे है कम है, ऊपर कम फोर्स है, नीचे ज्यादा, तो बार बाहर फेंकेगा, दैट मींस बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर हम थ्रस्ट के इक्वल अप थ्रस्ट कर दिए तब क्या होगा भाई, जितना इतना उतना ऊपर भाई, फ्लोट बीच का, यानी पार्शियली डूबा रहेगा, यानी क्या लिखेंगे, पार्शियली इमर्स्ड या पार्शियली सिंक। पार्शियली सिंक के बोल दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, अब थ्रस्ट थिंक क्लियर ना कॉन्सेप्ट, तो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट।
अब बेटा आप लोग कह सकते हैं ग्रेजुएशन के एकदम लास्ट एंडिंग पे आ चुके हैं, दो टॉपिक रह चुका है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और रिलेटेड डेंसिटी, जिसके बाद ये ग्रेजुएशन का पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार आने वाला है टॉपिक्स। आर्किमिडीज का कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि जैसे बेटा कह सकते हैं हम लोग कि कोई बॉडी है, ठीक है, तो इसको हम लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं, ठीक है, इस बॉडी को मैंने क्या किया, इस लिक्विड में इमर्स कर दिया, डूबा गया, फेंक दिया गया। जैसे ही फेंकोगे तो ये जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा इसका वेट इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। मैंने क्या बोला, जैसे बेटा इस कोई लिक्विड है, इस लिक्विड में ये जब ड्रॉप करेगा तो जितना ये वाटर डिस्प्लेस करेगा उसको कैलकुलेट करोगे, उसका वेट और इस ऑब्जेक्ट का वेट दोनों इक्वल होगा। ये किसका कॉन्सेप्ट था, आर्किमिडीज का। तो अब इन्होंने क्या बोला, पहले समझ में आया कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या बोला कि जब किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पार्शियली या फुली इमर्स करते हैं, तब क्या होता है, when an object is partially or fully immersed on a fluid, then the value of upward force is totally equal to the weight of fluid which is displaced by any object। ये दो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट, अब इसको बहुत बहुत भाई बहुत स्टेटमेंट है, आप यही बोल सकते हैं, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बोल देता हूं, मेरे पास है एनसीईआरटी स्टेटमेंट, ये बोला है कि when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experience on an upward force that is equal to the weight of fluid displaced by it। जो किसके इक्वल होगा, जो ऑब्जेक्ट के वेट जितना डिस्प्लेस किया है उसके वेट क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। तो अब बेटा जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। भाई बहुत सा टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। भाई डेंसिटी मींस क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी समझ लो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम बोलते हैं ना। अब बेटा रिलेटिव डेंसिटी क्या, भाई यहां दो चीज बात करें, रिलेटिव जब भी जान लेना, जब भी आपको कोई रिलेटिव चीज बात करे, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव मोशन, यानी वो किसी और के रिस्पेक्ट में समझाना चाह रहा है आपको। तो यानी अगर पूछा जाए रिलेटिव डेंसिटी क्या बोलेंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू बेटा होता है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ ए वाटर। क्लियर। यानी वाटर के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है इसके बारे में जो बताए वही क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, जो आपके एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक था। और बहुत ही अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी दिया है, रख के लगाइएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। और इसी तरीके से आपका ग्रेविटेशन आज यहाँ खत्म हो रहा है, मजा आ रहा है। इसी तरीके से वीडियो को बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और अपने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो भाई लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में कुछ नहीं जाता। तो इसलिए भाई लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर देना कि जितने भी अपकमिंग वीडियो आ रहे हैं सारे आपको मिल जाएंगे। पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखो और अपने 9th के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहो। और एक और न्यूज़ है, जल्द ही आपके 9th की मैथमेटिक्स स्टार्ट होने वाली। जैसे ही 10th की मैथ सीरीज स्टैंड कर सकते एंड होती है, वैसे ही 9th की मैथमेटिक्स आने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।